1919 के एक्ट के संबंध में अब तक जो हमने पढ़ा, उसके आगे जो है हम आज पढ़ेंगे केंद्रीय व्यवस्थापिका के बारे में। मैंने कल यहाँ तक खत्म किया था कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में विधानसभा और राज्यसभा के संबंध में बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं कि केंद्रीय व्यवस्थापिका। इस अधिनियम द्वारा पहली बार 2 सदनों वाली केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। पहले सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता था। पहले सदन में विधानसभा के बारे में कि विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित सदस्य होते थे। निर्वाचित सदस्यों में से 52 सदस्य सामान्य निर्वाचित क्षेत्रों से, 30 मुस्लिम क्षेत्रों से, 2 सिख, 2 यूरोपियन, 7 जमींदार तथा 4 भारतीय वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। 41 मनोनीत सदस्यों में से 26 सरकारी अधिकारी और 15 गैर सरकारी अधिकारी होते थे। दूसरा आता है अब राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 60 निश्चित की गई थी। सरकारी सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती थी। बाकी 40 में से 34 निर्वाचित, 19 सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से, 12 सांप्रदायिक क्षेत्रों में से और 3 विशेषतः निर्वाचित क्षेत्रों से होते थे तथा 6 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। विधानसभा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए तथा राज्यसभा 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती थी, किंतु गवर्नर जनरल इन सदनों को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी भंग कर सकता था। अब आता है विधानमंडल का कार्यक्षेत्र। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि विधानमंडल जो था उसमें क्या क्या कार्य आते थे। तो विधानसभा केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों पर ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से यह प्रांतों के लिए भी कानून बना सकती थी, किंतु यह 1919 के अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी तथा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती थी जो ब्रिटिश संसद के किसी कानून के विरुद्ध हों। केंद्रीय बजट सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता था और इसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता था। बजट के किसी भी 85% भाग पर विधानसभा बहस तो कर सकती थी, लेकिन मतदान नहीं कर सकती थी। शेष 15% भाग के बारे में विधानसभा किसी खर्च के लिए मना कर सकती थी या कोई कटौती कर सकती थी, किंतु यह किसी रकम को बढ़ा नहीं सकती थी। कोई भी बिल जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता था, तब तक कानून नहीं बन सकता था। बजट राज्यसभा में उसी दिन पेश किया जाता था जिस दिन विधानसभा में पेश किया जाता था। अन्य वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किए जाते थे। वित्त विधेयक को राज्यसभा या तो बिल्कुल अस्वीकार कर सकती थी अथवा कुछ संशोधन के लिए सुझाव दे सकती थी, लेकिन राज्यसभा की अस्वीकृति या संशोधनों के सुझाव से विधानसभा सहमत न हो तो गवर्नर जनरल अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर उसे स्वीकार कर सकता था। केंद्रीय विधानमंडल का ढांचा अत्यंत ही दोषपूर्ण था। गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। विधानमंडल गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उन्हें त्यागपत्र देने को बाध्य नहीं कर सकती थी।
यह केवल सार्वजनिक हितों के मामलों में प्रस्ताव पास कर सकती थी, लेकिन इन प्रस्तावों को भी मानना न मानना गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर करता था। अतः विधानमंडल के पास प्रभुत्व शक्ति का अभाव था। यह केवल कार्यकारिणी को प्रभावित कर सकता था। गवर्नर जनरल विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर सकता था अथवा अपनी इच्छानुसार उसमें संशोधन कर सकता था। आपातकाल में वह अध्यादेश प्रसारित कर सकता था। इससे स्पष्ट है कि गवर्नर जनरल भारतीय प्रशासन के मामलों में सर्वेसर्वा था और केंद्रीय विधानमंडल उसके सामने असहाय था। आज हम इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम शक्ति तथा राजस्व विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।